नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेज में। दोस्तों हमने फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें हमने लाइट रिएक्शन को देख लिया था। लाइट रिएक्शन में हमने एनर्जी बना ली थी, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया। 12 NADPH2 और 18 यानी 18 ATP हमने बना लिए थे लाइट रिएक्शन में, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक से। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार वो लेक्चर देख लीजिए, विदाउट उसके ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब जो लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी हमने बनाई है, अब यहाँ पर हमको खर्च करनी है। खर्च एक स्टेप बाय स्टेप करनी है ताकि पूरी एनर्जी खर्च हो जाए और हमें एक मोल ग्लूकोज या ग्लूकोज यानी केमिकल एनर्जी प्राप्त हो जाए। जितनी एनर्जी बनानी है वो बना चुके हैं, वो लाइट रिएक्शन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होती है। अब हम उसको खर्च करेंगे। खर्च करने वाली रिएक्शन को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जैसा कि मैंने यहाँ बताया भी हुआ है आपको, ये डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब ये लाइट में ही होती है, ऐसा नहीं है कि ये अंधेरे में हो, ये लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। देखो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है, मैंने शुरू में बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों, वो ब्लैकमैन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस की सेकंड पार्ट है डार्क रिएक्शन, उसका डिटेल जो एनालिसिस किया था वो केल्विन और बेंसन ने किया था। केल्विन बेंसन ने किया था, केल्विन और बेंसन ने, इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। डिस्कवरी यहाँ पर वही अपनी ब्लैकमैन ने की थी, लेकिन डिटेल स्टडी जो है वो केल्विन और बेंसन ने की थी, इसलिए इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। इसी के साथ इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे इसको बायोकेमिकल फेज बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। यहाँ पर हम CO2 को जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, इसलिए बायोकेमिकल फेज बोलते हैं। कार्बन एसिमिलेशन यानी कार्बन का स्वांगीकरण होता है, मतलब CO2 को किस में बदला जाता है, ग्लूकोज में बदला जाता है, कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है, तो इसको कार्बन एसिमिलेशन भी बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन भी इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन होता है। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन का अपचयन होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है, ये दोनों चीजें भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसी के साथ देखते हैं कि इस रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन को प्रूव करने के लिए जो यहाँ पर है क्लोरेला और सिंडेस्मस, दो प्रकार के शैवाल है, एल्गी मतलब शैवाल है ये, क्लोरेला शैवाल और सिंडेस्मस शैवाल, इनको एक्सपेरिमेंट में यूज किया था इस वाली रिएक्शन को प्रूव करने के लिए। ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर हमने कार्बन 14 एक अपरूप जो होता है, समस्थानिक होता है, ये आइसोटोप यूज किया था, इसलिए इस टेक्निक को बोलते हैं रेडियो आइसोटोप। क्योंकि ये C14 क्या होता है, यहाँ पर रेडियो वेव्स निकालेगा क्योंकि ये समस्थानिक है। हालांकि C12 होता है, लेकिन इसके समस्थानिक कौन होगा, C14, तो C14 को यहाँ पर यूज किया था। और इसी के साथ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम कलर से पता लगा सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर एलिमेंट बन रहा है, कौन सा एलिमेंट हो रहा है कलर के अकॉर्डिंग, इसको क्रोमेटोग्राफी। तो डार्क रिएक्शन को प्रूव करने के लिए क्लोरेला और सेंडेस्मस शैवाल का यूज किया गया। इसके अलावा दो तकनीक और है, रेडियो आइसोटोपी और क्रोमेटोग्राफी, इसका यूज किया गया। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में अभी तक अपने पास दो प्रकार के आइसोटोप यूज हो चुके हैं, याद रखना, C14 एंड O18। ठीक है। ये दोनों आइसोटोप फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं एक्सपेरिमेंट में। चलो, अभी हम जैसे जैसे रिएक्शन देखेंगे कि क्या होगा वहां पर पहला प्रोडक्ट अपने पास बनेगा PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन का होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रथम स्थायी बनने वाला पदार्थ कौन सा है, 3 कार्बन का PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं, ये इसका कारण है। इसमें एक महत्वपूर्ण एंजाइम रूबिस्को एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। लगभग क्लोरोप्लास्ट की 16% प्रोटीन जो होती है इसमें इस एंजाइम को बनाने में यूज होती है, 16% प्रोटीन से ही एंजाइम बनता है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेड एंजाइम जो है रूबिस्को एंजाइम है, जो इसमें काम आएगा, और ये डार्क रिएक्शन का सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। ठीक है। यहाँ पर जब CO2 क्लोरोप्लास्ट में आएगी तो उसको हम जोड़ के क्या बनाएंगे,
एनर्जी हमने बना ली। एनर्जी का उपयोग करते हुए हम CO2 को जोड़ेंगे। 6 CO2 को जोड़ने पर अपने पास एक ग्लूकोज प्राप्त होगा। तो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला जो पहला पदार्थ है वो है RuBp 5 कार्बन वाला। इसको बोलते हैं राइबोलोज बिस्फास्फेट। ठीक है। और एक किस एंजाइम की मदद से CO2 को जोड़ेगा? रुबिस्को एंजाइम की। तो एंजाइम क्या होते हैं? RuBp को CO2 से जोड़ने में सहायता करते हैं एंजाइम। कौन सा? रुबिस्को। ठीक है। अभी मैं डिटेल में सब बता दूंगा, इसका रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं जस्ट, लेकिन अभी इसकी थ्योरी वाला पार्ट में समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है। यहाँ पर एक ग्लूकोज बनने के लिए हमें 6 CO2 की आवश्यकता होती है। 6 CO2 की आवश्यकता होगी एक ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है। इसलिए केल्विन साइकिल भी कितनी बार चलेगा? 6 बार, यानी 6 टाइम चलेगा। तो आपको 6 याद रखना है। 6 टाइम में अपनी साइकिलिक ETS चलती है और 6 टाइम ही क्या चलती है? नॉन साइकिलिक। तो वो दोनों भी क्या होती है? 6 टाइम चलती है। और ये भी 6 CO2 को जोड़ना है, तो प्रत्येक CO2 को हम बार बार एनर्जी में यूज ना करके एक साथ 6 बार इसको चला लेते हैं। हम कैलकुलेशन उसी हिसाब से करेंगे। तो याद रखना केल्विन साइकिल को 6 CO2 को जोड़ने के लिए 6 टाइम पर केल्विन साइकिल चलेगी। चलो अब वारबर्ग इफेक्ट को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है। डार्क रिएक्शन क्या होती है ये हम देख लेते हैं। ठीक है। चलो, तो अब अपना जो पहला स्टार्टिंग यहाँ से मान लो, पहले मैंने थ्योरी पढ़ा दी ताकि आपको अगर नोट्स बनाने हो तो आप उसमें से रिवाइंड करके उसको देख लेना। वारबर इफेक्ट को नहीं समझाऊंगा, वारबर इफेक्ट को मैं बाद में लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही लास्ट में समझ में आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं पहली वाली स्टेप जो कि डार्क रिएक्शन की है। तो डार्क रिएक्शन देखो कहाँ हो रही है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपना क्लोरोप्लास्ट है और ये अपनी ग्रेना है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। ग्रेना, ये ग्रेना का काम हो चुका है। स्ट्रोमाथाइलेकोइड या ग्रेनाथाइलेकोइड का पूरा काम यहाँ पे हो सकता है PS। इसके अलावा जो ये है, ये वाला पार्ट है स्ट्रोमा का, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा का, या इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ठीक है। और इसी के अंदर कौन सी प्रोटीन है? इसके अंदर रुबिस्को एंजाइम या रुबिस्को प्रोटीन यानी एंजाइम रखा हुआ है। और इसी के अंदर अपने पास है RuBp। RuBp या इसको RuDp भी बोल दो। डाई और बाई एक होता है, बाई का मतलब भी दो होता है और डाई का मतलब भी दो होता है। तो इसको RuBp और रुबिस्को दोनों कहाँ मिलेंगे? स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब देखो, जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो याद रखना इसमें 3 फेज होती है डार्क रिएक्शन में। पहला होता है कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन। ये बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, लेकिन मैं इसको पहले शॉर्ट में आपको समझा दूंगा। लंबी चौड़ी आप पढ़ते रहना जहां भी पढ़ना हो, लेकिन शॉर्ट में समझ लो। पहले होता है कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद होता है रिडक्शन, और तीसरी स्टेप है अपने पास रीजनरेशन। रीजनरेशन, इसको हम बोलते हैं पुनः निर्माण, इसको बोलते हैं पुनः निर्माण होना, इसको बोलते हैं अपचयन होना, और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब है CO2 का जुड़ना, कार्बोक्सिलीकरण इसको बोलते हैं। चलो, तो पहला अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलेशन, पढ़ेंगे कार्बोक्सिलेशन, पहली स्टेप डार्क रिएक्शन की। ये स्टेप मैंने सुविधा अनुसार बना दी है। ठीक है। चलो, अब हम जब कार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे तो याद रखना सबसे पहले स्ट्रोमा में यहाँ पर वातावरण की सहायता से क्या आई है? CO2 यहाँ पर आ गई है। CO2 इसमें आई है, तो हम एक CO2 का यूज कर लेते हैं। ये CO2 यहाँ पर CO2 को ग्रहण करने वाला कौन है? RuBp या RuDp, कुछ भी बोल दो। ठीक है। और इन दोनों को एक एंजाइम कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं रुबिस्को। ठीक है। और रुबिस्को, रुबिस्को का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। राइबुलोज बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ठीक है। तो इसका पूरा नाम है राइबुलोज बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ठीक है। तो यहाँ पर CO2 आई है, वातावरण से एक CO2 आई है, उसको एक RuBp ने ग्रहण कर लिया है। RuBp अपने पास 5 कार्बन वाला है और CO2 के पास अपने पास केवल एक ही कार्बन है। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगी? रुबिस्को कैटलिस्ट का काम करेगी, ताकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए। मतलब
कार्बोक्सिलीकरण किसका हो रहा है? आरयूबीपी का हो रहा है, मतलब CO2 आरयूबीपी से जुड़ेगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आरयूबीपी से जुड़ेगी तो आरयूबीपी का क्या हो गया? कार्बोक्सिलेशन। इस स्टेज का नाम हमने कार्बोक्सिलेशन रखा है। और कार्बोक्सिलेशन कौन करवा रहा है? रुबिस्को करवा रहा है। ठीक है, अब देखो ये 5 कार्बन और ये 1 कार्बन दोनों जुड़कर यहाँ पर हमें लगता है कि 6 कार्बन वाला कोई पदार्थ बनना चाहिए, लेकिन 6 कार्बन वाला पदार्थ बना, लेकिन ये कैसा था? अनस्टेबल। ये था अपने पास अनस्टेबल। तो ये टूट कर, ब्रेक होकर ये टूट गया और इसने 2 मॉलिक्यूल बनाए। कितने? 3 कार्बन वाले। ये 3 कार्बन वाला कौन था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन वाला था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्योंकि इसमें 3 कार्बन होते हैं इसलिए 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए? PGA के। तो अब दोनों ये संतुलित हो गया है कि 6 कार्बन वाला नहीं बना सकते तो आप 3 कार्बन वाले 2 अणु बना लो। ठीक है, तो 2 PGA के अणु बन गए। एक CO2 प्लस 1 RUBP इजिकल टू 2 PGA, यानी 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए। लेकिन हमने सोचा है कि ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम 1 CO2 ना लाकर कितने CO2 लाएंगे एक साथ? 6 CO2। तो यहाँ पर भी हमें कितने RUBP चाहिए? 6 RUBP चाहिए। ठीक है, 6 CO2 के लिए 6 RUBP। एक CO2 में 1 कार्बन, तो 6 CO2 में 6 कार्बन हो गए। एक RUBP में 5 कार्बन, तो 6 RUBP में 30 कार्बन हो गए। अब देखो टोटल 6 कार्बन और 30 कार्बन, यानी कि 36 कार्बन। यहाँ पर 36 हो गए। अब 36 को आप 3 कार्बन में ब्रेक करोगे तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। किसके? 3 कार्बन वाले। तो अपने पास 6 CO2 प्लस 6 RUBP रुबिस्को की मदद से जुड़कर क्या बनेंगे? 36 कार्बन वाला कोई बनता, लेकिन 36 कार्बन वाला यानी 6 कार्बन वाला अनस्टेबल है। तो 12 अणु हमने बना लिए PGA के। किसके? PGA के। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि CO2 को ग्रहण करने वाला कौन है? RUBP। पहला एंजाइम कौन है जो कार्बोक्सिलेशन करवाता है? वो रुबिस्को। और बनने वाला प्रथम पदार्थ 3 कार्बन वाला PGA। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कार्बोक्सिलेशन। अपने पास अणु कितने प्राप्त हो गए? 12 PGA। इसमें अपने पास कोई भी एनर्जी का यहाँ पर अपने पास क्या नहीं हुआ? खर्चा नहीं हुआ है। चलो अब दूसरी स्टेज जो हम देखने वाले हैं वो है अपने पास रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि अपचयन। रिडक्शन या अपचयन। ठीक है, चलो अब रिडक्शन में क्या होगा? अपने पास क्या बचा है? हम रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 12 मॉलिक्यूल किसके हैं? PGA के। PGA कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला। अब देखो ये ग्लिसरिक एसिड है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो एसिड का जब भी रिडक्शन होता है यानी अपचयन होता है वो किस में बदलती है? एल्डिहाइड में बदलती है। तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो ये किस में बदल जाएगा? फास्फोग्लिसरी एल्डिहाइड में। किस में बदल जाएगा? फास्फोग्लिसरी एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो ये 12 PgAl बन गए। किससे? 12 PGA से। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है? रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए 12 ATP का खर्चा। कितना ATP का खर्चा करना पड़ेगा? 12 ATP का। तो 12 ATP किस में बदल गए? ADP में। और 12 P में। तो 12 फोस्फेट, यहाँ पर 12 ATP टूटे हैं, 12 ATP का खर्चा हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो आप लाए थे NADPH2, 12 NADPH2 का खर्चा चाहिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 12 NADP और यहाँ पर 24H2 यहाँ पर निकल जाएंगे। तो याद रखना 12 NADPH2 और 12 ATP का खर्चा यहाँ पर होता है। यहाँ से रिलीज हो जाते हैं 12 ADP और 12 NADP, जो वापस वहाँ जाकर ये तो वापस हाइड्रोजन को ले आएंगे, ये वापस ATP बना के आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जब किसी से भी जुड़ती है, हाइड्रोजन जब जुड़ती है तो क्या बनता है उससे? हाइड्रोजन जुड़ती है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन निकलती है तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन किससे? ये 12 NADPH2 हाइड्रोजन देंगे H2। एक NADPH2 के पास कितने? 2 हाइड्रोजन है, तो 12 के पास 24 हाइड्रोजन है। तो प्रत्येक PG अणु को 2-2 हाइड्रोजन देकर इसको अपचयित कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे इसका, और क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरी एल्डिहाइड। तो 12 अणुओं के लिए 12
अणुओं के लिए 24 हाइड्रोजन चाहिए ताकि हाइड्रोजन को जोड़कर हम एसिड को एल्डिहाइड में बदल सकें। तो ये NADPH2 को बोलते हैं अपचायक शक्ति। क्या होती है? अपचायक शक्ति, क्योंकि ये अपचयन कर रही है और इसके बॉन्ड तोड़ने में और जोड़ने में, ये अपचयन करने में 12 ATP अपने पास शुद्ध एनर्जी खर्चा होगी। तो यहाँ पर अपने पास 12 NADPH2 और 12 ATP खर्च हो गए। अपने पास टोटल ATP थे 18 जो हम बना के लाए थे, 12 खर्च हो गए हैं, 12 ATP खर्च हो गए हैं यहाँ पर। तो अपने पास बचे हैं 6 ATP, ठीक है, शेष बचे हैं। और अपन 12 NADPH2 बना के लाए थे और टोटल खर्चा हो गया 12 NADPH2 का, तो 0 NADPH2 बचे, मतलब NADPH2 अपने पास पावर खत्म हो गई है। अपने पास केवल 6 ATP बचे हैं। जो नेक्स्ट जो अपनी रिएक्शन होगी 12 PgL के साथ होगी, वो हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, ठीक है। चलो, जो नेक्स्ट है अपने पास वो कौन सी है? वो है अपने पास रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि पुनरुत्पादन। किसका रीजनरेशन? RUBP का। RUBP याद है आपने कोशिका में खर्च कर रखा है, मतलब 5 कार्बन वाले 6 अणु आपने कोशिका से उधार ले रखे हैं। इसका मतलब ये आपको वापस लौटाने हैं, मतलब कोशिका के आपने 30 कार्बन उधार ले रखे हैं, तो आपको 30 कार्बन उसको वापस लौटाने पड़ेंगे RUBP के रूप में। चलो लौटाने का प्रयास करते हैं। तो अपने पास अब यहाँ पर है 12 फोस्फोग्लिसरी एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में बदल गया है, ठीक है। और इस फोस्फोग्लिसरी एल्डिहाइड में से 3 कार्बन, जैसे PGA 3 कार्बन का था तो ये भी क्या था? 3 कार्बन का था। तो 12 तिया 36, अपने पास 36 कार्बन है। किस रूप में? 12 PGL के अणु के रूप में। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको अलग कर लिया है, दो को। ये 2 PGAL यानी कि 6 कार्बन, एक में 3 कार्बन, तो 2 PGL को हमने अलग कर लिया है और 10 PGAL को अलग कर लिया है, यानी 30 कार्बन को अलग कर लिया है। अब याद रखना ये 2 PGL है, फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, 3 कार्बन का है एक, तो 2 अणु कितने कार्बन के? 6 कार्बन के। इससे आगे प्रोसेस करके 6 कार्बन का हम क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं। तो ये अपना हो गया एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया अपने पास डार्क रिएक्शन में। यही हमको करना था। तो 2 PGL साइड में लेकर रिएक्शन करवा के क्या बना लिया? ग्लूकोज। तो ये अपने पास क्या हो गया? प्रोडक्शन आ गया किसका? फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। प्रोडक्शन आ गया फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ तक इसकी कहानी खत्म हो गई, ग्लूकोज तो हमने बना लिया। लेकिन अभी 6 कार्बन का ग्लूकोज बना है, अभी 30 कार्बन है, क्योंकि एक में 3 कार्बन तो 10 में 30 कार्बन है। ये 30 कार्बन जो टोटल है इनको वापस देना है, तो इसके लिए रीजनरेशन करेंगे और 10 PGL से अपन 6 RUMP बनाएंगे जो कि 5 कार्बन का होगा। देखो कार्बन बैलेंस कर लो, 10 अणु 3 कार्बन वाले तो 30 कार्बन टोटल, ठीक है। यहाँ पर 6 अणु RUMP के 5 कार्बन वाले तो 30 कार्बन टोटल। तो RUMP का मतलब होता है मोनोफास्फेट। मोनोफास्फेट, तो 6 मोनोफास्फेट मिल गए, 6 RUMP मिले हैं, मतलब राइबोलोज मोनोफास्फेट मिले हैं। मतलब ऐसा राइबोलोज है जिसमें एक ही फास्फेट है, मोनो का मतलब एक ही। लेकिन हमको पता है कि हम इसको वापस सबको एक एक अणु क्या दे सकते हैं? ATP का दे सकते हैं, क्योंकि अपने पास क्या है? 6 ATP है। 6 ATP का खर्चा यहाँ पर करना पड़ेगा जो यहाँ पर बचाए हुए हैं। तो 6 ATP का खर्चा करो और 6 ADP बना लो। ADP मतलब और 6 फॉस्फोरस बना लो। अब 6 अणुओं को एक एक फॉस्फोरस दे दो, तो जो मोनो था वो क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। तो 6 RUBP यानी कि मोनोफास्फेट से बाई या डाईफास्फेट बन गया है, ठीक है। तो प्रत्येक मोनोफास्फेट था राइबोलोज मोनोफास्फेट, तो इसको एक फॉस्फेट दे दोगे तो राइबोलोज बिसफास्फेट हो जाएगा। और यहाँ पर अपने पास 6 मॉलिक्यूल है, इसलिए हमको कुछ 6 फॉस्फोरस देने पड़ेंगे। 6 फॉस्फोरस कहाँ से लाएंगे? 6 ATP को तोड़कर ADP बनाकर 6 फॉस्फोरस को अलग करके इसमें डालना पड़ेगा। तो ये 6 RUBP जो आपने खर्चा किया था यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर खर्चा किया था, ये वापस कोशिका को प्राप्त हो गया है। इसको बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। चलो यहाँ तक ये बात खत्म हुई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिक्कत होगी। यहाँ तक हमने ग्लूकोज बना लिया, ठीक है। अब जो वार्बर इफेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो वार्बर इफेक्ट क्या होता है? देखो वारबर्ग इफेक्ट, वारबर्ग प्रभाव। चलो
ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास जरूर देखना, उसमें हम केम प्लांट, वारबर्ग C4 प्लांट ये देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए नमस्कार।